अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज स्टार्टअप पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इनके मुताबिक सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा जो बड़ा फैसला है वो बड़ा फैसला यह है कि अभी तक राज्य सरकारें जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दे रही हैं अपने हिसाब से, उस पर अब रोक लग गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाने की अनुमति अब नहीं होगी। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सहमति लेनी होगी। अभी हम देख रहे हैं कि कई राज्य सप्ताहांत पे लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, 1 दिन का लगा दे रहे हैं, 2 दिन का लगा दे रहे हैं, या कुछ अलग अलग तारीखों पे लगा दे रहे हैं। तो इसका विरोध भी हो रहा है। हालांकि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, ये भी एक बात है। इसको देखते हुए सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक हो गई है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों को अभी खोलने के लिए मनाही है। सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि जो निरुद्ध क्षेत्र हैं, कंटेनमेंट जोन क्षेत्र हैं, उनसे बाहर जो रहने वाले हैं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, वो 21 सितंबर से अपने अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल जा सकते हैं। और इसके अलावा जो स्कूल स्टाफ है उसको भी ये एक अनुमति दी गई है कि 50% जो स्कूल का स्टाफ है अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो अभी जैसे सारे अध्यापक शिक्षक हैं वो अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अब वो 50% अध्यापक शिक्षक स्कूल आ सकेंगे और वहां से ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। जो स्कूल के जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। और लेकिन ये भी जो अनुमति है 21 सितंबर से दी जाएगी। इसके अलावा अब चाहे रैलियों की बात हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, उनमें 100 लोगों के रहने की अनुमति दी गई है। 100 लोग वहां पे उपस्थित हो सकेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनलॉक 4 में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे रंजन गोगोई की। एक्स सीजेआई रंजन गोगोई ने आज राम मंदिर मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बात कही है। हम जानते हैं कि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही अयोध्या विवाद से संबंधित मुद्दे का समाधान किया था। क्या कहा है रंजन गोगोई ने, आपको बताएंगे। इसके अलावा भारत ने आखिर क्यों मना कर दिया है रूस को कि हम आपके साथ जो अभी एक संयुक्त युद्धाभ्यास होना है, कई जो एससीओ देश हैं उनका, तो अब पहले भारत ने सहमति जताई थी, लेकिन अब भारत ने अपने जो कदम है वो क्यों पीछे खींच रही है, इसका भी आपको कारण बताएंगे। और बात करेंगे सनी लियोनी की भी। अभिनेत्री सनी लियोनी आजकल पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। एक सप्ताह की बात करें तो तीसरी कॉलेज है जहां पे सनी लियोनी का नाम आया है मेरिट लिस्ट में। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं अनलॉक 4 से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।
उधर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक बयान में कहा है कि अनलॉक 4 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से लोगों के लिए अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करेगी। अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बिना मास्क वालों को मेट्रो परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक दूसरे के बीच दूरी का भी पालन किया जाएगा। ट्रेन यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए नियमित दिनों की तुलना में अधिक देर तक ट्रेनें रुकेंगी ताकि सवारी ऐसा करते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रख पाएं। साथ ही लिफ्ट में प्रवेश करने वाले की संख्या सीमित की जाएगी और सटीक संख्या पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। अब ऑटो टॉपअप के नए स्मार्ट कार्ड से लेकर सीटों और प्लेटफॉर्म के फ्लोर पर स्टिकर चिपकाए जाएंगे ताकि एक दूसरे के बीच दूरी बनी रहे। उधर पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद भारत के कानूनी इतिहास में सर्वाधिक जोरदार तरीके से लड़े गए मुकदमों में एक था, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर तीखी बहस हुई और वकीलों ने दलील पेश करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया था। पिछले साल 9 नवंबर को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया था कि वह एक मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि आवंटित करे। अयोध्या मामले की सुनवाई और फैसले पर एक पुस्तक लिखने वाली पत्रकार माला दीक्षित को एक संदेश में पूर्व सीजेआई ने कहा कि भारी भरकम रिकॉर्डों के आधार पर बहुआयामी मुद्दों का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा, अयोध्या मामला भारत के कानूनी इतिहास में सर्वाधिक जोरदार तरीके से लड़े गए मुकदमों में एक था। इसका हमेशा ही एक विशेष स्थान रहेगा। मौखिक एवं विभिन्न भाषाओं से अनुवाद कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों सहित भारी भरकम रिकॉर्डों के आधार पर बहुआयामी मुद्दों का एक अंतिम समाधान निकला। उन्होंने कहा, प्रत्येक बिंदु पर तीखी बहस हुई और मुकदमा लड़ रहे पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों के जाने माने समूह ने दलीलें पेश करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दीक्षित ने अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम पुस्तक लिखी है, जिसमें सुनवाई और फैसले का विवरण है। शुक्रवार को इसका विमोचन हुआ। इस ऐतिहासिक मुकदमे की 40 दिनों तक सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि अंतिम फैसले पर पहुंचना कई तरह के कारणों को लेकर एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्होंने अपने संदेश में कहा, 40 दिनों की लगातार सुनवाई के दौरान प्रख्यात वकीलों के सहयोग और पीठ को उनकी सहायता अभूतपूर्व थी। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में आयोजित कार्यक्रम में शीर्ष न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SR सिंह, पत्रकार BR मणि, राम बहादुर राय और NK सिंह भी उपस्थित थे। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि का अधिकार रामलला को सौंपा था, जो मुकदमे के 3 वादियों में एक थे। उधर रूस में अगले महीने होने वाले युद्धाभ्यास में भारत अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को नहीं भेजेगा। इस युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान भी हिस्सा लेंगे। भारत ने पिछले हफ्ते रूस को सूचित किया था कि वह 15 से 26 सितंबर के बीच दक्षिण रूस के अस्ट्राखान इलाके में होने वाले रणनीतिक कमांड पोस्ट अभियान में शामिल होगा। एक सूत्र ने बताया, युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होने का फैसला किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत द्वारा पुराने फैसले को बदलने की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि चीन का इस युद्धाभ्यास में शामिल होना भारत के शामिल नहीं होने की वजह हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते कई इलाकों में गत 3.5 महीनों से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान सहित शंघाई सहयोग संगठन के कई सदस्य देशों के इस युद्धाभ्यास में शामिल होने की उम्मीद है। पहले इस युद्धाभ्यास में भारतीय थल सेना के 150 जवानों, भारतीय वायुसेना के 45 जवानों और कुछ नौसेना के अधिकारियों को भेजने की भारत की योजना थी। उधर पश्चिम बंगाल में शनिवार को एक और कॉलेज की मेरिट सूची में बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम नजर आया। राज्य में इस तरह का वाकया एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने यह शरारत करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कनाडा में जन्मी अभिनेत्री का नाम बारासात राजकीय कॉलेज में BA ऑनर्स अंग्रेजी में चयनित प्रतिभागियों की सूची में तीसरे स्थान पर है। सूची में सनी लियोनी से ऊपर अमेरिकी पॉर्न स्टार डैनी डेनियल्स और लेबनान की वेबकैम मॉडल मिया खलीफा का नाम है। नाम के साथ आवेदन और अनुक्रमांक भी था। कॉलेज के एक अधिकारी ने कहा कि शरारत करने वालों के खिलाफ बारासात पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
तृणमूल छात्र परिषद द्वारा संचालित कॉलेज छात्र संघ ने पुलिस थाने में एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि कुछ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए शैक्षणिक संस्थान की छवि खराब करने के लिए यह सब कर रहे हैं। कनाडा में जन्मी अभिनेत्री का नाम इससे पहले शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज कॉलेज में BA ऑनर्स अंग्रेजी में चयनित 157 प्रतिभागियों की सूची में 191वें स्थान पर देखा गया था। इसके पहले कोलकाता के आशुतोष कॉलेज में बृहस्पतिवार को BA ऑनर्स अंग्रेजी में प्रवेश की प्रथम सूची में भी सनी लियोनी का नाम शीर्ष पर नजर आया था। आशुतोष कॉलेज ने भी मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI ने आज लगातार 9 घंटे के आसपास रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। CBI ने रविवार को भी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है और कड़े से कड़े प्रश्न उन पर दागे जा रहे हैं, मामला लग रहा है कि जो आत्महत्या का दर्शा दिया गया था वैसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह इस मामले में नए नए पेज सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है।